मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर है और इस बार केंद्र में है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या ईरान उस दहलीज पर खड़ा है जहां से वो बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर कोई सार्थक समझौता नहीं हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं। उनका कहना है ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। इस बीच अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए, यानी संदेश साफ है, दबाव भी और तैयारी भी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान लगातार ये कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, बिजली उत्पादन, मेडिकल रिसर्च और वैज्ञानिक विकास के लिए। ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT का सदस्य है, जो देशों को शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक की अनुमति देती है लेकिन हथियार बनाने पर रोक लगाती है। फिर सवाल उठता है कि दुनिया को भरोसा क्यों नहीं है। इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। 1980 और 1990 के दशक में ईरान ने एक गुप्त कार्यक्रम चलाया था जिसे बाद में प्रोजेक्ट अमाद के नाम से जाना गया। अंतर्राष्ट्रीय जांच में सामने आया कि 2030 तक ईरान ने परमाणु विस्फोटक डिजाइन से जुड़ी गतिविधियां की थी। हालांकि बाद में यह कार्यक्रम रोक दिया गया। 2009 में एक और बड़ा खुलासा हुआ। फोर्दो नाम का एक परमाणु संयंत्र जो पहाड़ के अंदर बनाया गया था। इससे संदेह और बढ़ गया कि ईरान कुछ छुपा रहा है। फिर आया 2015। ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया। इस समझौते के तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित रखने, सेंट्रीफ्यूज कम करने और सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करने पर सहमति दी। बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी गई। ये समझौता कुछ साल तक चला, लेकिन 2018 में ट्रंप शासन ने इसे अपर्याप्त बताते हुए अमेरिका को इससे बाहर कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगाए। जवाब में ईरान ने भी समझौते की शर्तों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन बढ़ा करके 60% तक कर दिया। समझ लीजिए, बिजली बनाने के लिए 3 से 5% संवर्धन काफी है, लेकिन परमाणु बम के लिए करीब 90% शुद्धता चाहिए। 60% से 90% तक जाना तकनीकी रूप से बड़ा नहीं बल्कि छोटा कदम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के अनुसार जून 2025 में जब इजरायल ने हवाई हमले शुरू किए, उस समय ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद था। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा था कि अगर इस यूरेनियम को और संवर्धित किया जाए तो सैद्धांतिक रूप से ये लगभग 10 परमाणु बम के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम फर्क समझना जरूरी है। यूरेनियम की मात्रा और तैयार परमाणु बम में जमीन आसमान का अंतर है। परमाणु बम बनाना सिर्फ संवर्धन का खेल नहीं है, उसके लिए चाहिए विस्फोटक डिजाइन, मिनिएचराइजेशन यानी कि बम को इतना छोटा बनाना कि मिसाइल में फिट हो सके, डिलीवरी सिस्टम और सबसे अहम परीक्षण। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान फैसला करे तो वो कुछ हफ्तों में हथियार ग्रेड यूरेनियम तैयार कर सकता है, लेकिन एक विश्वसनीय और तैनात करने लायक परमाणु बम बनाने में कई महीने से लेकर के 1 से 3 साल तक लग सकते हैं। अब बात करते हैं 2025 के युद्ध की। जून 2025 में इजरायल और ईरान के बीच में 12 दिन तक युद्ध चला। इस दौरान ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों इस्फहान, नंताज और फोर्दो पर हमले हुए। अमेरिका भी इस कार्रवाई में कुछ समय के लिए शामिल हुआ। हमलों के बाद ट्रंप ने दावा किया कि ये ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए, लेकिन IAEA ने कहा कि नुकसान गंभीर है पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों में संवर्धन दोबारा शुरू हो सकता है। सबसे बड़ी अनिश्चितता यह है कि हमलों के बाद ईरान के हाई लेवल यूरेनियम भंडार का क्या हुआ। जिन 3 प्रमुख स्थलों पर हमले हुए वहां अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण अब तक क्यों नहीं हो सका, यानी दुनिया के पास पूरी तस्वीर नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने भी बयान दिया कि आप मशीनों को नष्ट कर सकते हैं लेकिन तकनीक और संकल्प को नहीं। इसका मतलब साफ है, भले ही ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ हो, वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी क्षमता अब भी मौजूद है। तो क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी खतरा है? सीधा जवाब है, खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ईरान के पास अभी घोषित परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास वो क्षमता है जो उसे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट यानी दहलीज पर खड़ा देश बनाती है। ऐसा देश जो चाहे तो तेजी से बम की दिशा में बढ़ सकता है आगे। अब आगे क्या होगा ये पूरी तरह राजनीति और कूटनीति पर निर्भर है। अगर नया समझौता होता है तो सख्त निगरानी लागू होती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो सैन्य टकराव की आशंका बनी रहेगी। मिडिल ईस्ट की शांति आज इसी संतुलन पर टिकी है, तकनीकी क्षमता बनाम राजनीतिक फैसला। दुनिया की नजर अब इस पर है कि ईरान अगला कदम क्या उठाता है और अमेरिका और इजराइल किस तरीके से आगे उसका जवाब देते हैं।